हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, इक्विपार्टीशन एनर्जी। मतलब कुछ वीडियोस यानी कि 3-4 वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैकेनिक्स को और ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मैंने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप लोग को थोड़ी भी कन्फ्यूज़न होगी तो। एंड वो सब तो बात हो गई पुराने टॉपिक्स की, बट ये थर्मोडायनेमिक्स ये नया लेक्चर है। इसमें आपको पीछे किसी भी टॉपिक से मतलब मैकेनिक्स से और बाकी चीज़ों से रिलेशन नहीं है। तो आप अगर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, पहली बार भी आप पढ़ रहे हो तो भी आपको कोई पुराना वीडियो लेक्चर कहीं से भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है नो चेंज इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जनरली हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम क्या जानते हैं कि किसी बॉडी का हमारा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई भी मतलब बॉडी के दो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है या एक बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग मानते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बट नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि उसकी सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई थर्मल इक्विलिब्रियम की बात। उसके बाद देखिए जीरोथ लॉ क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। इसमें है, मान लीजिए ए एंड सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और सी दो बॉडी हैं, इन बॉडी का टेम्परेचर इक्वल है। जो टेम्परेचर ए का है वही टेम्परेचर सी का है, और जो टेम्परेचर सी का है तो इसका रिवर्स वही टेम्परेचर ए का है। और बी और सी, बी और सी मतलब कि जो टेम्परेचर बी का है वही टेम्परेचर सी का है, और जो टेम्परेचर सी का है वही टेम्परेचर बी का है। ठीक है, ये मतलब उसको इंटरचेंज करके भी मैं बता दे रही हूँ कि अब सिंपली इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए का टेम्परेचर है वो सी का टेम्परेचर है, जो बी का टेम्परेचर है वही सी का भी टेम्परेचर है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या आएगी, जीरोथ लॉ हमारा ये कहता है अगर ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। मतलब कि ए और बी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा, यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी के टर्म को समझते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होती है इंटरनल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ही इंटरनल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो देखिए ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इसमें मॉलिक्यूल्स में, गैस मॉलिक्यूल्स में क्यों होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दोनों इंटरैक्ट करते हैं, उसके कारण जो एनर्जी होगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन। जब मॉलिक्यूल्स हमारे मोशन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसे कही जाती है। मोशन के कारण, मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए इन आइडियल गैस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स नो पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम आप लोग को बताएंगे तो उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये एक एजम्पशन है कि हम लोग मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी हमारा दो चीज़ से बनता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है। तो मतलब कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी के। मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो भी एनर्जी होगी वही उसकी पोटेंशियल वही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है,
टोटल एनर्जी क्या होती है गैस मॉलिक्यूल की? टोटल एनर्जी बराबर इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस में क्या होता है? टोटल एनर्जी मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, और इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है ही नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है। अब समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव इन विच अ मॉलिक्यूल possess ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन एंड रोटेशन मोशन। मतलब कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, कितनी तरीके से कोई मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशन मोशन और रोटेशन मोशन कर सकता है। और दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितने भी इंडिपेंडेंट टर्म होंगे उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। सिंपली आप लोग ऐसे जानिए कि ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन और रोटेशन मोशन में जितने भी इंडिपेंडेंट, मतलब द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव इन विच मॉलिक्यूल पजेस, मतलब क्या क्या उसमें मोशन होगा, किस तरह का? ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन एंड रोटेशन मोशन होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है। और उसके बाद मोनोटॉमिक गैसेस के लिए पढ़ते हैं। फॉर मोनोटॉमिक गैसेस यानी नोबल गैसेस, यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब की अगर बात करें मोनोटॉमिक जो गैसेस हैं, तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो 3 है। 3 सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ना रोटेशन होगा ना वाइब्रेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होते हैं। बट एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं तो इसमें मोनोटॉमिक वाले में भी वाइब्रेशन होने लगता है, 2 वाइब्रेशन होने लगते हैं। तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 वाइब्रेशनल होते हैं, जिससे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बन जाता है। तो एट नॉर्मल केसेस, मतलब नॉर्मल केसेस में आप लोग मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही लीजिएगा, मतलब रोटेशन को मत कैरी करिएगा। बट अगर आपको बोलता है एट हाई टेम्परेचर, तब वहाँ पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेंगे। ठीक है। अब अगर डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक में जैसे कि O2, N2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब रखते हैं, यानी कि 3 ट्रांसलेशनल मोशन रखते हैं XYZ एक्सिस में, और 2 रोटेशन भी रखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। बट एट हाई टेम्परेचर पे 2 वाइब्रेशन भी ऐड हो जाएगा, जैसे कि इसमें ऐड होगा, तो वो 7 हो जाता है। ठीक है। 2 वाइब्रेशन भी ऐड होगा तो 5 + 2 तो 7 हो जाता है। अब पॉलीटॉमिक के लिए अगर बात करें तो पॉलीटॉमिक गैस में जैसे SO2, CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब की मतलब पॉलीटॉमिक की बात करें जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो उस केसेस में अगर लीनियर है, मतलब कि ये सारे जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका अगर लीनियर अरेंजमेंट है, तो उस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा। लीनियर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए S इधर इधर O इधर ऐसे O, ये लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो C इधर ऐसे O इधर ऐसे O, तो ये क्या है? लीनियर इनका अरेंजमेंट है। तो लीनियर केस में क्या होगा? आपके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। बट अगर लीनियर नहीं है, यहाँ पे देखिए जैसे SO2 हाई टेम्परेचर पे लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, SO2 हाई टेम्परेचर पे लीनियर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, बस SO2 नहीं होता है। ठीक है। तो वहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन, 2 वाइब्रेशन भी ऐड हो जाते हैं। तो इस ओनली फॉर हाई टेम्परेचर, ये 2 वाइब्रेशन जो है ऐड होता है सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही होता है। तो इस तरीके से जो है SO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो जाता है। कब? जब हाई टेम्परेचर की बात करेगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो 6 ही होगा, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन की। ठीक है। इस तरह से हम सभी मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं। तो नॉर्मली आप लोग जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछें तो सबका याद रखिएगा, मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, पॉलीटॉमिक के लिए 3 to 5, इसे भी 5 ही लर्न करिएगा यहाँ पे लीनियर केसेस में, और नॉन लीनियर में 6। बट आपको 2 ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन जब हाई टेम्परेचर बोलेगा तो जिसका भी बोल रहा है आपको उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड कर देना है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी वजह से होगा? वाइब्रेशनल मोशन से। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। मतलब कि इक्विपार्टीशन
मतलब एनर्जी का इक्वली मतलब पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर जाने तो ये कहती है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हाफ KT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी, हाफ KT, यानी 1/2 KT। तो याद रखिएगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो होगी हाफ KT। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगी, F KT/2, ठीक है, मतलब KT/2 है एक के लिए, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F KT/2 हो जाएगी। 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस के लिए होगी FRT/2, ठीक है, KT को R से रिप्लेस करेंगे, याद रखिएगा। F KT/2 किसके लिए होगी, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, बट 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी, 1 मोल के लिए होगी FRT/2, और N मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उससे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उससे कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी N मोल्स के लिए, F/2 nRT। जितने मोल्स की बात करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F मतलब कौन से पॉलीटॉमिक डायटॉमिक उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रख देंगे /2। तो ठीक है, ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट और कुछ आगे के टर्म को समझेंगे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।